magnetism and matter. Things to study. First, you have to do some definitions are there. Some terms you have to understand. Okay. इस chapter में. Then we have to look at concept of diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism. Okay. Basically this is theoretical part. Okay. यहाँ पे तो समझना पड़ेगा कि इसका behavior ऐसा क्यों है, मतलब why diamagnetism repels magnetic field, why para attracts and ferro attracts strongly, things like that. उसके बाद once you understand theoretical part, we can go to something called as Curie's temperature or Curie's law we can call it. Okay. इसके बाद है एक और concept of hysteresis loop, and this chapter is over. Simple chapter, small easy chapter it is. Okay. आ जाओ. See, the question is why certain substances are magnetic. Why certain substances are magnetic? Because we are trying to understand magnetism from a matter point of view. मतलब objects के point या substance के point of view देख रहे. Okay, magnetic in nature. So what we have understood कि if you go back to your concept of Bohr magneton, if you have a revolving electron, it will have magnetic moment which was E upon 2m into L, right? है ना? तो इसको बोले थे अपन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, है ना? यहाँ से मुझे वो सब याद आया जो मैंने होमवर्क दिया था एक्चुअली, है ना? तो मैं वो भी कराता हूँ, रुको, जस्ट रिमाइंड मी करते हैं आफ्टर द लेक्चर टू डू दैट सम. ओके, तो m नॉट या m ऑर्बिटल इज L upon 2m. तो इफ यू हैव अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन you will have some magnetic moment, that means you have some magnetic properties, isn't it? Okay, which means ki every atom is like a magnet, it's like a mini magnet, isn't it? Okay, with this logic everything is made up of atoms only. ठीक है, तो सब लोग को magnetic properties होना चाहिए, तो ऐसा magnetic properties क्यों नहीं है? Reason being, in general what really happens कि all these mini magnets को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो, I'm showing it like this, सर्कल बना के एरो बना दिया. ओके, है ना? मैग्नेटिक मोमेंट है सबके पास. तो इन जनरल व्हाट हैपेंस कि ऑल दिस मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है, इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे गेट कैंसल्ड बिकॉज़ ऑफ देयर रैंडम ओरिएंटेशंस. समझ में आ रहा है क्या? तो इन जनरल क्या होगा कि इफ यू लुक एट इंडिविजुअल एटम, ठीक है, देयर विल बी मैग्नेटिक मोमेंट विल नॉट बी जीरो. ओके, इट विल बी नॉट नॉन जीरो. इंडिविजुअल एटम एटॉमिक लेवल पे देखा तो क्या होते हैं, तुमको दिखेगा कि एक एटम का निकाला, एक इलेक्ट्रॉन का निकाला तो कैंसिल नहीं हो रहा है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. ओके, बट ओवरऑल एज सब्सटेंस देखा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, जस्ट लाइक योर पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है. ओके, इसमें भी एक्चुअली थोड़ा कैच है. ओके, वील अंडरस्टैंड कि ऐसा ये भी जरूरी नहीं है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर केमिस्ट्री, तो डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म इज सीन इन दोस काइंड ऑफ मटेरियल जहां पे यू हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, है ना? और इफ यू लुक एट पैरामैग्नेटिज्म, तो इट इज ऑब्जर्व्ड जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा था. ठीक है, तो इफ यू लुक एट डायमैग्नेटिक मटेरियल, ओके, तो इसमें जितना क्लॉकवाइज मोशन है उतना एंटी क्लॉकवाइज मोशन है. ठीक है, तो डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि एटॉमिक लेवल पे भी देयर इज नो मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज जीरो. एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है. समझ में आया क्या? पैरा में ऐसा बोल सकते हैं कि इसका कैंसिल नहीं हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट, तो पैरा का जो एटम है उसके पास नॉन मैग्नेटिक मोमेंट है. समझा? तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि जनरली they are randomly oriented and they get cancelled. और डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि है ही नहीं, एटॉमिक लेवल पे भी नहीं है मैग्नेटिक मोमेंट, तो सब्सटेंस लेवल तो होगा ही नहीं. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. ओके, हाउएवर व्हेन यू प्लेस दिस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इनटू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, समझो तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक को रखा, ये डायमैग्नेटिक है समझ लो, और वर्सेस को पैरा को रखा, तो क्या होता है समझो. ठीक है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक properties we define there are three kind of material, one is diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic, right? तो डाया को रखते हैं तो क्या होता है, पैरा को रखते हो क्या होता है, फेरो को रखते हो क्या होता है. देखो, जैसे डाया को रखेंगे तो इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा बनेगा. ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है. ठीक है, ऐसा क्रिएट होगा कि इट विल बी ऑपोजिट टू योर मेन मैग्नेटिक फील्ड. समझा? जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो ऑपोजिट रहता है. समझ में आया क्या? पैरा में क्रिएट होगा बट इन द डायरेक्शन होगा, तो डाया विल अपीयर टू रिपेल द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज अ वीक रिपल्शन. ओके, बहुत स्ट्रांगली वीक रिपेल करेगा. और पैरा विल सीम टू अट्रैक्ट या गो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, देयर इज अ वीक अट्रैक्शन यहाँ पे.
तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एक एटम को देखो तो इंडिविजुअल एटम हैज मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, तो दोज एटम्स विल गेट अरेंज्ड इन द डायरेक्शन, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, बट वो क्रिएशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, समझ में आ रहा है क्या, तो इसलिए वो डायरेक्टली रिपेल कर रहा है, ठीक है। राइट अबाउट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक आयन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मतलब दे विल प्रोड्यूस फील्ड एकदम स्ट्रांगली, मतलब यहाँ पे अगर फील्ड 10 है तो यहाँ पे 10,000 होगा, ऐसा समझ लो, ठीक है, तो दिस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस हैपेंस, ठीक है, मतलब ये बोलते रहे कि डाया ऐसा सब्सटेंस है जो वीकली रिपेल करता है, पैरा है जो वीकली अट्रैक्ट करता है, फेरो है जो वीकली स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, तो ऐसा क्यों, दैट एक्सप्लेनेशन वी नीड टू नो, अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है अंदर, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, ओके। बट ये है कि ऑल ऑफ दिस हैपेंस बिकॉज कि एटॉमिक लेवल पे देयर इज सम मैग्नेटिक मोमेंट व्हिच इज बैलेंस और डिसबैलेंस, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो रोल तो प्ले होता है। और ये वाला आपने कैसे पढ़ा, वी स्टडीड, सी इफ यू रिमेंबर हाउ डिड वी गेट दिस मैग्नेटिक मोमेंट, वी गॉट दिस मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द कांसेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी ओनली। आपने पहले एमईसी किया, वहां पर करंट कैरिंग वायर्स का फील्ड है या मोमेंट है, उसको ही आपने यहाँ पे क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग टर्म लिया, तो इसलिए पहले एमईसी पढ़ाते हैं टू लर्न हाउ क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड टू करंट, ओके, बाद में उसको हम सब्सटेंस से पढ़ते हैं कि सब्सटेंस का अंदर जो मैकेनिज्म है इट इज रिलेटेड टू करंट ओनली, समझा, तो वी अज्यूम द इफेक्टिव करंट टू बी यहाँ पे F into E, फ्रीक्वेंसी इनटू चार्ज, इजंट इट, तो चमका गया, ठीक है, ओके। तो डिस्कस करते हैं, पहले ये थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे भी आता हूँ, आ जाओ। अच्छा, एक और बात बिफोर आई स्टार्ट दिस डेफिनेशन, यू शुड नो दैट कि आई कैन कॉपी पेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फॉर्मूले इन मैग्नेटिज्म, यू नो दिस, बट एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग, ओके, कि मैग्नेट में वी हैव नॉर्थ साउथ, तो इसको प्लस एम बोलते हैं, इसको माइनस एम बोलते हैं, एंड दिस इज योर डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम, राइट, कैपिटल एम को बहुत लोग न्यू लिखते हैं, राइट, एम का वैल्यू क्या होगा, इट इज एम इंटू डी, और वी कैन राइट इसको एम इंटू 2l, दिस टर्म कम्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट विच वी लर्न इन इलेक्ट्रिसिटी, ओके, कि यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, और पी का वैल्यू जो होता है वो q इंटू डी होता है, या तो फिर हम बोल सकते हैं इसको q इंटू एल, 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, d इज आल्सो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ओके, और एल्स देन यू कैन से कि यहाँ पे e एक्सिस और e इक्वेटर का फॉर्मूला लिखा था हमने, और e रैंडम का याद है तुमको, है ना, ठीक, व्हाट इज दिस फॉर्मूला, म्यू 0 अपॉन, मैं डायरेक्टली इसका लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या था, सॉरी मैं 1/4 k लिख देते, ठीक है, k, हाँ, kp by r क्यूब, हाँ, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे इफ आई हैव टू गेट मैग्नेटिक, अगर एक मैग्नेट दिया है और रैंडम पॉइंट पे तुमको पूछ लिया कि नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, बी रैंडम, ठीक है, वी कैन राइट बी एक्सिस और बी इक्वेटर आल्सो, जो हमने अभी जस्ट इंस्ट्रूमेंट में देखा था कैसे लिखते हैं उसको, आई एम जस्ट गोइंग द रैंडम फॉर्मूला, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, क्या लिखेंगे, m अपॉन r क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, और क्या फॉर्मूला ले सकते हैं वहां से हम लोग, E हो गया, V हो गया, ठीक है, V का फॉर्मूला उठा सकते हैं, V एक्सिस V इक्वेटर, ओके, और हाँ यहाँ पे ना उस बेसिस पे यहाँ पे ना इफ यू गो डीप इनटू मैग्नेटिज्म यू विल अंडरस्टैंड, यहाँ पे स्केलर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल, ऐसा बहुत सब डिफिनेशन होता है, ठीक है, तो लेट्स नॉट गो इन दैट, वहां पे नहीं घुसते हैं इसको, बट वो जो फॉर्मूलाज है हमने जो किया था, मतलब ठीक है, कि V एक्सिस V इक्वेटर वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एज्यूमिंग दैट कि वी हैव इंस्टेड ऑफ चार्जेस वी हैव पोल स्ट्रेंथ, तो वी हैव V एक्सिस V इक्वेटर एंड V रैंडम, राइट, है ना, तो यहाँ पे क्या था, V डायरेक्टली V रैंडम लिखता हूँ, व्हाट इज V रैंडम, यहाँ पे इट विल बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई m cos थीटा, इट्स p cos थीटा, वी हैव m cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट, ओके, वही सेम फॉर्मूला यहाँ से वहां चिपका रहे हैं, ओके, इनफैक्ट दोस फॉर्मूलाज आर आल्सो एप्लीकेबल, डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, टॉर्क का फॉर्मूला याद है तुमको, हाँ, तो यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला होगा m क्रॉस b, ठीक है, एंड देन यू रिमेंबर क्या बोलते हैं, वर्क इन रोटेटिंग डाइपोल, ठीक है ना, इफ यू आर रोटेटेड वर्क डन इज mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट उठा के डाल दिया यहाँ पे, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल u, व्हाट वाज दैट, इट वाज वहां पे माइनस p था, यहाँ पे माइनस mb cos थीटा, या m डॉट b लिख सकते हो तुम, है ना, तो जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे किया था वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, ऑल्सो दैट फॉर्मूला यू रिमेंबर
F इज इक्वल टू यस पी डी बाई डी आर, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, F इज इक्वल टू एम डी डी वी बाई डी आर. दिस इज डाइपोल इन कांस्टेंट एक्सटर्नल फील्ड, दिस इज डाइपोल इन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो वो सब हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. समझ में आया. तो जो जो फॉर्मूला वहां पे पड़ा है डाइपोल्स वाला, ठीक है, वो डाइपोल के सारे फॉर्मूला यहाँ पे हम ले सकते हैं, बिकॉज मैग्नेट इज अ डिफॉल्ट डाइपोल, इजंट इट. इज मेकिंग सेंस? थोड़ा समझ में आ गया हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया है बस. या ठीक है, ड्यू टू द इंडिविजुअल मोनोपोल्स टेकन टुगेदर. ओके, ठीक है. एनी क्वेश्चंस हियर? आगे बढ़ते हैं. सी, तो ये समझना, तो अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, जो जो डेफिनेशन हमको समझना है, कुछ कुछ टर्म्स सबको समझना है, ठीक है. देयर आर टर्म्स, 3-4 टर्म्स. वन इज बी, मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम बोल रहे थे अब तक. ओके, वन इज एच, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. अदर वन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको कोई कोई एमजेड लिखता है, और या तो कोई कोई इसको आई लिखता है, आई प्रेफर आई. ओके, कोई कोई बुक में इसको एमजेड या कैपिटल एम भी लिखते हैं. ओके, ना कैपिटल एम का प्रॉब्लम क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट के साथ कंफ्यूजन होता है, तो आई प्रेफर आई. Then we'll understand mu, mu r and chi का terms. Okay. Chi remember chi? Susceptibility, ठीक है ना. तो समझते हैं. Imagine करो कि समझो कि you have a magnetic material. Okay, and उसके dipoles ऐसे randomly oriented है. ठीक है, तो अभी तो देखेंगे तो कुछ magnetic moment नहीं है. Okay. अब इसको हमने रख दिया कोई external field में. External field is some B करके एक field है. Okay. या इसको तुम बी नॉट बोलो, तो जो बोला बोलो, बी नॉट बोले थे. बी नॉट इज द एक्सटर्नल फील्ड. ओके, तो यहाँ पे ना व्हाट वी डू इज वी डिफाइन अ क्वांटिटी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मैग्नेटाइजिंग बेसिकली H बोलते हैं इसको. ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड व्हाट विल हैपन कि मैग्नेटिक मोमेंट्स गेट अरेंज, और ये खुद का इंटरनल फील्ड क्रिएट करेगा, राइट. ठीक है, तो अंदर का फील्ड जो है वो चेंज हो जाता है. तो हमने एक क्वांटिटी ऐसा बना कर रखा है जो मतलब हमेशा कांस्टेंट रहे, मतलब ठीक है, जो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर. ओके, तो दैट एक्सटर्नल बी नॉट के ऊपर डिपेंड करता है. तो इन्होंने डिफाइन किया H इज डिफाइंड एज बी नॉट एक्सटर्नल फील्ड अपॉन म्यू 0. ये है क्या बोलते हैं हमारा H का डेफिनेशन. ओके, ये मतलब क्या है, बेसिकली इट्स अनदर टर्म, या फॉर क्या बोलते हैं, यू कैन सी दैट कि एक्सटर्नल फील्ड के लिए एक अलग टर्म ले लिया बस हमने, और कुछ नहीं किया. जहां पे बी नॉट मैच था वहां पे मैं H लिख दे रहा हूं बस. ठीक है, तो जस्ट अ टर्म टू इंडिकेट दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो एक्सटर्नल फील्ड है जनरली वी विल क्रिएट इट यूजिंग सम करंट इलेक्ट्रिसिटी, इजंट इट. जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं, ये जो तुमको डायग्राम दिख रहा है, एक्चुअली डायग्राम पता है कैसा होगा, शायद मैं कोई सोलेनॉइड लूंगा, उसमें करंट आई पास करूंगा, ठीक है, सो दैट एक मैग्नेटिक फील्ड येलो वाला क्रिएट हो जाए, और उस फील्ड के अंदर आई एम पुटिंग दिस मटेरियल्स. रिमेंबर आई यूज्ड टू से कि सॉफ्ट आयरन को डाल देते हैं हम इसके अंदर, वैसा कुछ. तो ये बनाया ऐसे है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ चलता होगा. समझ में आया ना. ठीक है, तो एज आई चेंज आई का वैल्यू, ठीक है, तो जो दिस येलो लाइंस दे विल चेंज, राइट. ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो एक्सटर्नल फील्ड है. ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फील्ड का एक करस्पॉन्डिंग टर्म हमने H बना कर रखा है, समझा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी एक्चुअली in case of solenoid it will be Ni, because B नॉट का वैल्यू क्या होगा, म्यू 0 नहीं, तुमने पढ़ा था ना वहां पे. तो अगर ये वाला फॉर्मूला ले सकते हैं अगर सोलेनॉइड है तो यू शुड नो दैट कि ये जो H है वो एक्सटर्नल करंट के ऊपर डिपेंड करता है या एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है. ऐसा एक क्वांटिटी हमने डिफाइन कर रखा है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड. चमका, ठीक है, तो इसको रखो अपने पास, एक डेफिनेशन हो गई है. ओके, तो बेसिकली एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड व्हाट विल हैपन, your magnetic moments will get arranged, मतलब something like this will happen, कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है तुम्हारे, ऐसे कुछ लोग ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ऐसे अरेंजमेंट हो जाए. सारे के सारे तो अरेंज नहीं होते, ठीक है, बट कुछ ऐसे अरेंज होना चालू हो जाएंगे, राइट, इजंट इट. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन, ठीक है. ओके, एंड वी डिफाइन अ टर्म कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इसको कोई सिर्फ मैग्नेटाइजेशन बोलता है, या कोई इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलता है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बेसिकली इट्स अ प्रोसेस. ठीक है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. द सिंबल इज आई एम यूजिंग आई, बट इफ यू सी कैपिटल M और MZ डोंट गेट वर्कड अप, ये वही चीज है. ठीक है, आई थिंक एनसीईआरटी में कैपिटल M यूज किया हुआ है,
ओके, इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। आई का मतलब क्या है कि कितने मैग्नेटिक मोमेंट्स अरेंज हो गए, ओके, पर वॉल्यूम। जैसे जैसे अरेंजमेंट बढ़ रहा है वैसे नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल इंक्रीज, इजंट इट? व्हाट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट? इट विल बी n टाइम्स इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स, है ना, ठीक है। जो भी एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जितने अरेंज होते जा रहे हैं उतना तुम्हारा कहते हैं नेट मैग्नेटिक बढ़ेगा, राइट? तो ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है अपॉन वॉल्यूम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मोर अरेंजमेंट मींस मोर मैग्नेटाइजेशन हैज हैपेंड। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आई विल से कि दिस इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मोमेंट, ओके, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो जितना ये बढ़ेगा उतना मतलब उतने अरेंजमेंट्स हो गए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इज मेकिंग सेंस? समझा ना? तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन H एक्सटर्नल फील्ड हो गया, ठीक है, जिससे मैग्नेटाइजेशन हो गया। अब क्या, अब ये सब अरेंजमेंट कैसे क्या होगा? यू शुड अंडरस्टैंड कि नाउ बिकॉज यहां पे एक येलो लाइन चल रहा था, ओके, बट अरेंजमेंट हैज हैपेंड, तो इट विल क्रिएट इट्स ओन फील्ड, राइट? ओके, तो अभी देखो ये जो ओन फील्ड है डायमैग्नेटिक के लिए उल्टा होगा और पैरा के लिए इन डायरेक्शन में होगा। तो जो खुद का जो फील्ड बन रहा है इट बी एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट प्लस जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो, ये जो अरेंजमेंट हो रहा है इसके वजह से हमको इंड्यूस्ड फील्ड मिल रहा है। मैं सिर्फ फील्ड लाइन चीजें बना सकता हूँ, है ना? दीज आर ऑल इंड्यूस्ड, बी इंड्यूस्ड बोलना चाहिए इसको, करेक्ट? इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, बी नॉट को मैंने क्या लिखा, म्यू नॉट एच, ये बी है, ओके। नाउ यू मस्ट नो कि जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया क्या? ठीक है, ओके, तो ऐसे लिखते हैं देखो कि वी से दैट कि इंड्यूस्ड फील्ड इज एक्चुअली न्यू जीरो टाइम्स आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है क्या? जितना ज्यादा क्या बोलते हैं तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का, जितना ज्यादा तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन होगा, जितना ज्यादा अरेंजमेंट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा तुम्हारा इंड्यूस्ड फील्ड बढ़ेगा। दिस इज बी इंड्यूस्ड। इज इट मेकिंग सेंस? Induced field, okay, and you must know that Bi is negative for dia and positive for para. Any questions? अच्छा, तो लिखा म्यू जीरो आई, अब ये म्यू जीरो को वहां ले लो तो b अपॉन म्यू जीरो माइनस आई इज इक्वल टू h। ये these are all vector quantities. This is relation between b, h and i. Okay, कभी कभी डिराइव करने बोल देते हैं, समझा? दिस इज रिलेशन बिटवीन b, h and i. क्वेश्चन हियर? थोड़ा सा समझ रहा है कि आंसर जा रहा है? समझा क्या? ठीक है, और सुनो, देन यू शुड अंडरस्टैंड टू मोर टर्म्स। वन इज परमिएबिलिटी एंड अदर वन इज ससेप्टिबिलिटी। इसको थोड़ा मैं आसान तरीके से समझा दो, ठीक है? ससेप्टिबिलिटी, यू मस्ट अंडरस्टैंड ससेप्टिबिलिटी इज काय? ससेप्टिबिलिटी इज अ टर्म, ठीक है, which relates to arrangement, मतलब how susceptible you are, मतलब कितना अरेंज हो रहे हो तुम। तो बेसिकली दिस टर्म रिलेट टू मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है क्या? तो ससेप्टिबिलिटी मतलब जितना ज़्यादा अरेंजमेंट हो रहा है, कितने तेरे मॉलिक्यूल्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, ऑपोजिट में जा रहे हैं, दैट इज मतलब वो कितना ज्यादा हो रहा है, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या? हाउएवर परमिएबिलिटी जो टर्म है इट इज जस्ट लाइक योर, यू रिमेंबर अपना के डायरेक्ट्रिक, वैसा टर्म है ये, ठीक है? परमिएबिलिटी जो टर्म है, ठीक है, इट केटर्स टू व्हाट इज द फाइनल फील्ड यू क्रिएट। मतलब तो अरेंजमेंट बहुत सारा हो गया बट फाइनल फील्ड ज्यादा नहीं आया तो क्या फायदा, ठीक है? या उल्टा भी होता है, अरेंजमेंट कम पर फाइनल फील्ड ज्यादा है, ठीक है? तो दिस टर्म रिलेट्स टू बी, ये बी को रिलेट करता है, ठीक है? और ये जो टर्म है ये आई को रिलेट करता है। समझ में आया क्या? ससेप्टिबिलिटी टॉक्स अबाउट अरेंजमेंट, ओके, समझ में आया? और ये जो है ये फाइनल आउटपुट की बात कर रहा है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल फील्ड। तो वी से दैट कि देखो ऐसे लिखेंगे आई इज इक्वल टू काई टाइम्स एच, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एच। समझ में आया क्या? ठीक है, वो सेम ही चीज हमने वहां पढ़ा था, ठीक है? बाहर का फील्ड 10 टेस्ला है और अंदर का फील्ड 8 ही है, ठीक है? तो यू गेट दिस फैक्टर, दैट फैक्टर, ठीक है, कि क्या है कि बाहर के फील्ड के रेस्पेक्ट में कितना खुद का बना है, ठीक है? दैट फैक्टर इज योर म्यू, ठीक है? और दिस म्यू ऑब्वियसली डिपेंड ऑन मटेरियल। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सिमिलरली कि हाउ मच अरेंजमेंट हैज हैपेंड, ठीक है, हाउ मतलब प्रोन यू आर द फील्ड, वो क्या बताता है? दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है? अरेंजमेंट एंड फाइनल आउटपुट कैन बी डिफरेंट स्टफ। इज मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है क्या बोलो? अरेंजमेंट का फर्क पड़ता है कि फाइनल आउटपुट कितना आएगा, ठीक है? देयर इज रिलेशन बिटवीन काय एंड म्यू आल्सो, ओके, बट यू शुड अंडरस्टैंड बट दे आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इज मेकिंग सेंस? हाउ मच अरेंजमेंट काय और व्हाट इज द फाइनल आउटपुट म्यू। समझ में आया क्या?
दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज मीडियम प्रेजेंट. म्यू इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम. ओके, अगर वैक्यूम है तो इसको बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच. वो पहले भी लिखा था अपन ने, मैंने फिर से लिख दिया ये. ठीक है, तो इफ देयर इज नो मीडियम तो ये वाला फॉर्मूला चाहता है. एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, अच्छा. डू यू रिमेंबर डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे. ठीक है, ओके, तो यहां भी वही टर्म लगाते हैं. इफ यू यूज द वर्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो यू शुड नो व्हाट इट इज. इट इज सिंपली, हम म्यू को म्यू आर टाइम्स म्यू जीरो लिख सकते हैं. जैसे हम लिखते हैं ना एप्सिलॉन इज के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, वैसा ही है ये. ठीक है, कि परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज दैट मीडियम का कांस्टेंट इनटू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. समझ में आया क्या? ओके, तो ये सेम कॉपी पेस्ट फॉर्मूला है. इफ यू वांट यू कैन रिलेट विद दैट. के, ये के है वो. समझ में आया क्या? एंड लास्टली रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड का है. इट्स वेरी सिंपल रिलेशन एक्चुअली. बस यहां से उठाना है आपका फॉर्मूला. ये फॉर्मूला देख लो. ठीक है, इसको यूज कर रहा हूं मैं. वी नो दैट h इज इक्वल टू b अपॉन म्यू जीरो माइनस आई. ओके, बट व्हाट इज h का वैल्यू? इट इज म्यू टाइम्स, इसको h ही रहने दो, सॉरी, b को चेंज कर सकते हैं. इट इज म्यू टाइम्स h, करेक्ट, अपॉन म्यू जीरो माइनस, ठीक है, आई स्काई टाइम्स h, करेक्ट. तो h h h बाय बाय हो जाएगा. व्हाट इज म्यू अपॉन म्यू जीरो? म्यू आर. तो यू विल गेट देयरफॉर, हाँ मिल गया. तो दिस इज 1 इज इक्वल टू म्यू आर माइनस स्काई, व्हिच मींस म्यू आर इज 1 प्लस स्काई. सिंपल सा रिलेशन. एंड दे गिव अस डायरेक्ट क्वेश्चन. एकदम सीधा क्वेश्चन भी आया था कभी कभी, डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, कि काय दे दिया है और म्यू आर पूछ लिया है, थिंग्स लाइक दैट. ओके, जेई में नहीं आएगा. ठीक है, बोर्ड सोर्स में आएगा, है ना. इतना डायरेक्ट दे देंगे तो हो गया फिर तो. समझ में. बट यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है. जैसे एग्जांपल क्या पूछते हैं लोग कि दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर बोर्ड्स आल्सो. ठीक है, दे आस्क यू परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल. ओके, परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यू शुड नो दैट कि परसेंटेज क्या होगा, मतलब कि इट विल बी डेल्टा बी अपॉन इन ओरिजिनल फील्ड बी नॉट. मतलब मटेरियल प्रेजेंट नहीं है तो फील्ड को हम बी नॉट बोल रहे हैं, और मटेरियल प्रेजेंट है तो फील्ड को हम बी बोल रहे हैं. ठीक है, तो एक्चुअली बी माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट इंटू 100, दैट इज एक्चुअली परसेंटेज चेंज इन द फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल. समझ में आ रहा है क्या? एंड बी को लिख सकते हो तुम म्यू एच, यस, और ये माइनस म्यू जीरो एच अपॉन म्यू जीरो एच हो जाएगा. कैंसिल कैंसिल कैंसिल, व्हाट डू यू गेट? म्यू आर माइनस 1 into 100 which is actually काय. तो सीधा आंसर हो जाता है. मतलब ठीक है कि काय, और काय का वैल्यू दिया है देंगे ही. ठीक है, डायरेक्ट लगा दो. कभी कभी क्या करते हैं, दे टू कंफ्यूज दे गिव करंट आल्सो एंड सम अदर कांस्टेंट्स आल्सो. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अगर परसेंटेज चेंज इन बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मटेरियल पूछा है तो डायरेक्टली काय इनटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा. समझ में आया क्या? तो कभी कभी डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है. ठीक है, तो परसेंटेज चेंज in B due to magnetic material. ठीक है, I hope this makes sense to you. तो basic definitions are done. तो what are new terms that we have learned? We have learned mu, mu r, ठीक है, h, b और का है. h को तुम समझो कि बाहर का फील्ड है, b खुद का फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो है ना, और i जो है वो प्रोसेस है. ऐसे याद रखो तो इजी पड़ेगा. समझा? All the formulas that I gave you are bare minimums. ठीक है, कभी कभी ये जो b है ना, ठीक है, 1 सेकंड ना, मैं बी के बाद वापस आता हूँ. एक सेकंड, यहाँ पे बोलते हैं. ठीक है, बी को देयर इज वन मोर टर्म विच इज वन मोर वे ऑफ टॉकिंग अबाउट इट. बी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं. ठीक है, ओके, इसलिए b को तुम ऐसे फाई अपॉन ए लिख सकते हो. इनफैक्ट या उल्टा फाई इज इक्वल टू ई ए, है ना, वैसे यहाँ पे ई के जगह क्या आएगा? b. तो b इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं. समझ में आया क्या? तो समझो, मतलब अगर b बहुत ज्यादा है, ओके, मतलब खुद का इंटरनल फील्ड बहुत ज्यादा है, मतलब मोर लाइंस विल पास टू मटेरियल,
तो इसलिए बोलते हैं कि जो बी जो है वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है, मटेरियल के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली बी का प्रॉपर्टी। अगर में पॉइंट, तो इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो इफ द राइट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मेजर्ड इन टेस्ला, ओके, तो तुम डोंट गेट वर्कड अप, मतलब बी का अलग वैल्यू, बी को ऐसे ही बात करते हैं अपन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ कुछ टर्म्स है ना जो कंफ्यूजिंग लगता है और है नहीं, मतलब पहले ही सुन लो। बी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, या उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। रीजन बीइंग कि बी का फॉर्मूला φ/a भी होता है, ओके, एंड इट मोस्टली रिप्रेजेंट्स द सेल्फ फील्ड और द इंटरनल फील्ड ऑफ द मटेरियल। समझा, एच रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल फील्ड और यू कैन से द इन्फ्लुएंसिंग फील्ड, ठीक है। आ जाओ, अब पढ़ते हैं डायपैराफेरो, डायमैग्नेटिक वर्सेस पैरामैग्नेटिक। सो यू हैव टू रीड एनसीईआरटी फॉर दिस, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं क्विकली कवर कर देता हूँ, ओके। सी, डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है कि इट विल वीकली रिपेल द फील्ड। व्हाई इट रिपेल्स दैट विल सी, वो मैं तुमको एक्सप्रेशन दूंगा, ठीक है, ओके। एंड दिस विल वीकली अट्रैक्ट, दिस इज द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैरा एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके। फेरो जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो इसलिए उसको हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस उसको हैव यू सीन दोस वीडियोस क्या होते हैं जहां पे दे शो यू अ ब्लैक लिक्विड एंड मैं तो बहुत ऊपर आता है, दोस आर फेरो लिक्विड्स। समझ में आया, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है कि काइंड ऑफ रेप्लिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इटसेल्फ। समझ में आ रहा है क्या, तो वो फेरो लिक्विड्स का प्रॉपर्टी है। तो फेरो लिक्विड बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, वो क्यों ऐसा करता है वो अपन बात करेंगे, बट मेनली क्या बोलते हैं, इन दोनों ज्यादा सिमिलरिटी, मतलब ये वीकली अट्रैक्ट वीकली रिपेल, वो तो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ओके। अच्छा, अगर ऐसे तुमको क्वेश्चन पूछा कि दिस इज अ यू ट्यूब और उसमें हमने ऐसे इसमें डायमैग्नेटिक लिक्विड डाल के रखा है और ऐसे यहाँ पे आई पुट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, तो व्हाट विल हैपन कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस नहीं, राइज नहीं, नीचे आएगा, दूर जाएगा, ठीक है, उधर से राइज करेगा, बिकॉज उसको ये लिक्विड को ये फील्ड पसंद नहीं, तो उससे दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ से लेवल नीचे जाएगा और यहाँ से लेवल ऊपर आ जाएगा। समझा, इफ इट्स अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तो उल्टा, इट ट्राइज टू अट्रैक्ट, उसको मैग्नेट पसंद है, ठीक है, तो क्या करेगा वो उसके पास में आने की कोशिश करेगा। समझा क्या, लिक्विड विल काइंड ऑफ राइज हियर और यहाँ पे इट विल फॉल। समझा, ठीक है। ऐसे ही जैसे गिव क्वेश्चन लाइक दिस कि एक कवर डिश लिया है हमने और कवर डिश में दो अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक मैग्नेट्स आर केप्ट लाइक दिस ऐसे, और एक अरेंजमेंट है जहां पे मैग्नेट्स ऐसे रखे हैं। यू शुड अंडरस्टैंड कि जहां पे मैग्नेटिक पोल्स है वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है। समझ में आया ना, सेम आप यहां भी कर सकते हैं, ओके। तो इफ आई कीप अ डायमैग्नेटिक लिक्विड, व्हाट विल हैपन, कवर डिश में वो क्या करेगा, डायमैग्नेटिक लिक्विड वो मैग्नेट से दूर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो इट विल बल्ज यहाँ पे और यहाँ से हट जाएगा। और इस केस में क्या होगा कि साइड से बल्ज करेगा और यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको मैग्नेट का फील्ड पसंद नहीं है, जहां से वो दूर, थोड़ा दूर ही जाना पसंद करेगा, ठीक है। वही अगर पैरा है तो उल्टा, इट विल बल्ज यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा और इधर भी लाइक दिस, जहां पे फील्ड वहां पे तुम्हारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, और जहां पे फील्ड वहां से डायरेक्ट थोड़ा दूरी जाना पसंद करता है। समझा क्या। ऑल्सो इफ आई हैव टू शो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, थ्रू पैरा सॉरी डाया, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ फील्ड लाइंस इनको ऐसे रिपल करते हुए जाएंगे, ओके। एक आध दो लाइन थोड़ा बहुत जा भी सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत वीकली रिपेल कर रहा है ना, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्गली रिपेल नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द लाइंस विल पास थ्रू इट, जैसे एफिनिटी टू इट। समझ में आएगा, मोस्ट ऑफ द लाइंस। अगला पॉइंट, तो डायग्राम वगैरह पूछ रहे थे अपने को, तो हम लोग आना चाहिए। एनी क्वेश्चंस हियर? देयर आर मोर प्रॉपर्टीज, जैसे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, म्यू की वैल्यूज। तो आई एम गोइंग टू सेंड यू अ टेबल, ओके, पूरा एक चार्ट है जिसमें हर एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया हुआ है। तो वो चार्ट चाहिए तो नोट्स में उतार लो या प्रिंट आउट लगा दो, तुम्हारी मर्जी। समझा ना, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन डाई पैरा एंड फेरो का चार्ट बना के रखा हुआ है, दैट चार्ट आई हैव फॉरवर्ड टू यू। दोस प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज तुमको समझना है कि वो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर इतना पता होना चाहिए कि ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे विल बी नेगेटिव, है ना, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम इट, है, यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव, ओके, बट यहाँ पे नेगेटिव बट स्मॉल, इट्स नॉट ह्यूज वैल्यू, एकदम जोर से रिपेल नहीं कर रहा है ना, थोड़ा सा रिपेल कर रहा है। यहाँ पॉजिटिव बट स्मॉल है। इन केस ऑफ फेरो इट विल बी पॉजिटिव और वेरी लार्ज। समझ में, सेम गोज फॉर म्यू आर का वैल्यू ऑल्सो,
ठीक है, म्यू आर का वैल्यू भी फेरो के लिए काफी हाई रहता है एज कंपेयर टू क्या बोलते हैं डाया एंड पैरा। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, चलो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल क्यों करता है, और इसी के लिए ये लेक्चर ही है एक्चुअली, बिकॉज ये जब तुम बुक में पढ़ो थोड़ा बोरिंग लगता है ये और कभी समझ में भी नहीं आता। ठीक है, टू अंडरस्टैंड एटॉमिक लेवल पे हाउ डायमैग्नेटिज्म इज वर्किंग, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे हाउ पैरा इज वर्किंग एंड एटॉमिक लेवल पे हाउ फेरो इज वर्किंग। फटाफट पढ़ते हैं, इट विल टेक 2 मिनट्स। सी फर्स्ट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि डायमैग्नेटिज्म कहां पे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, जहां पे पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि देयर आर 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर गोइंग लाइक दिस एंड नेक्स्ट 50 आर गोइंग लाइक दिस, है ना, सबका स्पिन और मोशन सब कैंसिल हो रहा है। तो अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो 100 इलेक्ट्रॉन से 100 उधर जा रहे हैं और 100 उधर जा रहे हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, इस अरेंजमेंट को, दिस एंटायर थिंग इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको मैं डाल दिया एक्सटर्नल फील्ड बी में। नाउ व्हाट विल हैपन, यू नो दैट ये जो मूविंग चार्जेस है इस पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राइट, तो दे विल एक्सटर्नल फील्ड वाला क्यू भी लगने वाला है। किस तरफ लगेगा बताओ क्यू भी, इसका वेलोसिटी किधर है, ठीक है ना, तो v फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो v क्रॉस b बाहर की तरफ, राइट, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे अंदर की तरफ, तो यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है फोर्स, और इस वाले के लिए डेफिनेटली क्या बोलते हैं भी बाहर की तरफ, तो ऐसे बाहर की तरफ लगेगा, है कि नहीं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, तो इसका जो f है सेंटीमीटर फोर्स बढ़ेगा, ओके, और इस पे जो इफेक्टिव सेंटीमीटर फोर्स है वो कम हो रहा है, चमका गया, okay, which means the velocity will get affected, and to compensate for that velocity magnetic moment has to change because EVR/2, करेक्ट, ऐसा तो ना ऑर्बिट चेंज हो जाएगा यार, ठीक है, ओके, तो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो मैग्नेटिक मोमेंट का फर्क पड़ जाता है इसको, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल चेंज बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट, जैसे तुम इसको एक्सटर्नल फील्ड में डालते हो तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अफेक्ट कर जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे सिंस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग आई विल से मैग्नेटिक मोमेंट विल इंक्रीज, बट इन विच डायरेक्शन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन क्या है, इमेजिन करंट, अभी इलेक्ट्रॉन उधर जा तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इट इज मैग्नेटिक मोमेंट इज नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, समझना, तो आई विल से दैट इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नीचे की तरफ है। तो नाउ बिकॉज देयर इज चेंज इन v देयर विल बी चेंज इन m, लेट्स कॉल दैट चेंज एज डेल्टा m, ओके, है ना, तो प्लस डेल्टा m हो रहा है यहाँ पे, और इन द डायरेक्शन ही हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे m प्लस डेल्टा m हो जाएगा, तो बेसिकली दिस इलेक्ट्रॉन हैज क्रिएटेड अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट टू b। समझ में आ रहा है क्या? आगे पॉइंट आई रिपीट, देखो क्या हो रहा है, ठीक है, हम ऐसा इमेजिन करें कि यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन से तो 50% इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो बाकी 50 उस तरफ, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0, ठीक है, इसको हमने डाला एक्सटर्नल फील्ड में, दोनों को लगा F, ठीक है, F क्या कर रहा है, V को चेंज कर रहा है, विच विल अफेक्ट द मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आ रहा है क्या? तो V चेंज विल गिव चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, किसके डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, वो डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू B है, तो वी से कि दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज क्रिएटेड इन ऑपोजिट टू B। यहाँ पे देख क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इज लाइक दिस, ओके। नाउ सिंस सेंटीमीटर फोर्स इज रिड्यूसिंग, वी कैन से दैट कि भाई साहब इसका क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कम हो रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट कम हो रहा है कि नहीं, तो जो चेंज मैग्नेटिक मोमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो चेंज नेगेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा m जो बना अपना चेंज हुआ, जो डेल्टा m माइनस में जाएगा यहाँ पे, तो इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट इज रिड्यूसिंग, इस लाइक सेइंग कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो गया, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है, उस डायरेक्शन में कम हो रहा है, मतलब ऐसा बोला कि दूसरी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो इफेक्टिवली बोथ द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर, ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है जो क्या बोलते हैं, फील्ड को अपोज कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि डायमैग्नेटिक को तुम अगर बाहर रखते हो, सबसे किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, तो वो ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा जो अपोजिट टू बी होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि विल वीकली रिपेल। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट बहुत सारा चेंज होता है, ऐसा नहीं स्पीड एकदम से बढ़ जाएगा और बहुत मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा नहीं होता है, इट्स अ वेरी लिमिटेड चेंज, ठीक है, बिकॉज द मटेरियल का प्रॉपर्टी लिमिटेड होता है, ठीक है, इसलिए फील्ड भी बहुत लिमिटेड चेंज हो रहा है जो बन के आ रहा है, m जो है वो लिमिटेड है, इसलिए वीकली रिपेल करेगा, बस समझा, समझ में आया गया? तो डेल्टा m इफेक्टिव change in magnetic moment effective is opposite to external field B, therefore ठीक है, you can say that कि diamagnetic will repel। Is making sense? Any questions? ये बस इतना ही पता होना चाहिए, अगर ये पता है
तो कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तुम कर सकते हो, और एक्सप्लेनेशन पूछा अगर HSC में कभी कभार पूछ लेते हैं, अभी तो बंद कर दिया उन्होंने, पर पता होना चाहिए सेम गोस फॉर अदर बोर्ड्स आल्सो, तो यू मस्ट नो द मैकेनिज्म हियर, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। और क्या बचा, पैरा तो बहुत ही सिंपल है, पैरा में क्या है तुमको पता ही है, अनलाइक डाया, पैरा के जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो इंडिविजुअल एटम्स जो है उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा, दे विल हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। तो आई कैन से एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर पॉइंट कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट राइट नाउ इट इज जीरो, बट जब भी तुमको एक्सटर्नल फील्ड में आएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग अरेंज हो जाएंगे, सेम पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट, कुछ लोग अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ही अरेंज हो रहे हैं, इसलिए वी से दैट कि बाकी सब लोग ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड है। तो सिंस फ्यू एटम्स गेट अरेंज्ड, ठीक है, वी कैन से दैट कि जो फ्यू लोग अरेंज हुए हैं दे विल गेट मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और इसके वजह से क्या बोलते हैं, वी कैन से दैट इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड, ओके, इट विल गेट अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द फील्ड, बट इट विल बी फीबल अट्रैक्शन। समझ में आएगा, ठीक है। और बहुत टाइम लगेगा, इमेजिन करो कितना मिलियंस ऑफ क्या होते हैं एटम्स, तो जब फील्ड में डालते हैं तो एक एक एटम को अरेंज होने में काफी टाइम लग जाता है, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे क्या बोलते हो इन द डायरेक्शन मैग्नेटाइज होगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, बिकॉज एवरी एटम इज गोइंग टू गेट अरेंज, राइट, तो एक एक एटम को अरेंज करना मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, राइट, इसलिए बहुत स्लोली ये फील्ड की तरफ बढ़ता है। समझ में आया क्या, या अट्रैक्ट करता है। एनी क्वेश्चंस, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा पैरामीटर के लिए। तो इफ आस्क यू व्हाट इज हाउ पैरामीटर वर्क करता है, तो बोलोगे तो इंडिविजुअल एटम्स जो है अंतर इलेक्ट्रॉन से इसके से दे बिहेव लाइक मिनी मैग्नेट्स। हाउएवर इन द नॉर्मल केस, जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो दिस मिनी मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, समझा, एंड हैज नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज zero, but you place into external magnetic field, what will happen, few of them will get arranged, and those few will give you magnetic attraction in the direction of field, that's it। समझ में आया क्या, एकदम सिंपल लिखना है आपने, कुछ पूछा भी तो एकदम जो डायग्राम बनाया वही उसका एक्सप्लेनेशन है बस। एनी क्वेश्चंस, ठीक है। हाउ डज दिस फेरो वर्क, अब फेरो तो जैसे ही क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में पगला जाता है, मतलब एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, मतलब ठीक है, ओके। तो हाउ डज, मतलब ये फेरो ने वर्क कैसे करता था, हाउ इट इज एबल टू go so strong towards magnetic field, समझा। तो ये एक्सप्रेशन देता है वीस करके एक साइंटिस्ट है, वीस डोमेन थियरी, थोड़ा थियरी है, समझ लेते हैं फटाफट, ओके। वीस ने क्या बोला कि ये जो पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे आयन हो गया, ठीक है, इनका प्रॉपर्टी क्या है कि ये ऐसे नहीं है, मतलब पैरामैग्नेटिक जैसे कि एक एक एटम इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, दे आर सॉल वेटेड, मतलब इनमें होता है डोमेन्स, they have domain kind of system, मतलब ठीक है, they have ऐसा जैसे for example this material I can keep into 4 domains, एक डोमेन इधर देख रहा है, एक डोमेन इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, तो एक इधर देख रहा है, तो ऐसे देखेंगे तो ठीक है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि 5 मिलियन एटम्स आर लुकिंग हियर, 5 मिलियन एटम्स आर लुकिंग हियर, ऐसे मतलब, तो यहाँ पे ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ईच ग्रुप इज कॉल्ड एज डोमेन, समझा। इसका साइज भी होता है, आई डोंट नो एग्जैक्ट साइज, बट एनसीईआरटी में लिखा है, कितना तो एमएम लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो जस्ट हैव अ लुक एट दैट कि कितने एटम्स या कितना साइज में एक डोमेन होता है, ओके। बट दे हैव ऐसा डोमेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मतलब ग्रुप में ये लोग एक रैंडमली ओरिएंटेड है, मतलब रैंडमली ओरिएंटेड है बट ग्रुप में। अब क्या होगा, यू पुट इनटू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल हैपन, सी वहां पे मिलियंस ऑफ एटम को अरेंज करना है, यहाँ पे 4 डोमेन को अरेंज करना है, फट से हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। यू अंडरस्टैंड कि एक एक एटम को अरेंज करते जाए तो इससे बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब ठीक है, इससे फीबल अट्रैक्शन भी होता है। समझ में आ रहा है क्या, बट यहाँ पे सिर्फ 4-5 डोमेन को चिपकाना है तुमको, तो दैट इज वेरी फास्ट। समझ में आ रहा है क्या, तो 4-5 बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन बिगर कॉन्टेक्स्ट, ओके। हाँ, डोमेन का एटम, बट ऑल द एटम्स आर लुकिंग एट वन डायरेक्शन, व्हाट इज डोमेन, सेट ऑफ एटम्स लुकिंग एट वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तो क्या, तो ऐसे भी है स्ट्रक्चर डोमेन्स लॉट ऑफ, समझा ना, ठीक है। तो जैसे ही फील्ड डाला तो 2 चीज होगा, एक डोमेन मर्जिंग, अब इससे भी एक मैकेनिज्म है, एंड दूसरा डोमेन रीओरिएंटेशन। तो इट इज नॉट जस्ट ओरिएंटिंग टुवर्ड्स द फील्ड, इट्स मर्जिंग आल्सो, तो इट मेक्स इट इवन फास्टर। समझ में आ रहा है क्या, जुड़ते जाओ और घूमते जाओ, दोनों साथ में चल रहा है। इट मेकिंग सेंस व्हाट इज हैपनिंग, तो दिस बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म, ठीक है, वी हैव सीन दैट कि फेरोमैग्नेटिक फास्ट अटैक करता है। एनी क्वेश्चंस, समझ में आया क्या?
ये समझ में आ गया, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट, क्यूरीज लॉ। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग मिस कर देते, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। कि गॉड क्यूरी सेड कि पहला उसने बताया कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है दैट विल रेड्यूस विद टेम्परेचर, मतलब इफ आई हीट अ सब्सटेंस, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली टू टेम्परेचर, मतलब जितना हीट करेंगे उतना क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगा, मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी कम, ये कॉमन है, हीट करने पर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, समझ में आया क्या। थर्मल एजिटेशन बढ़ जाएगा तो ओरिएंटेशन खराब हो जाएगा, समझ में आया। तो उन्होंने बोला कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली टू टेम्परेचर, दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बट ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, पैरामैग्नेटिक। तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसको क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये लॉ पता होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक के लिए हम लोग का ग्राफ बनाए तो ऐसा बनेगा, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का, ऐसे, करेक्ट, ओके। हाउएवर देयर इज वन मोर कांसेप्ट दैट यू शुड नो, क्यूरीज टेम्परेचर करके एक कांसेप्ट है। अभी आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर हुआ है एक्चुअली एक वीडियो कि दे आर हीटिंग एट द आयरन एट 770 डिग्री सेल्सियस, और वो दिखा रहे हैं आपको बिहेवियर, व्हाट दे हैव डन, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट वीडियो और नॉट, ठीक है। दे हैव केप्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हियर, ठीक है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा है, ठीक है, इसका अट्रैक्ट आयन, तो एक आयन का पीस रखा है यहाँ पे, नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होगा, ये आयन पीस पकड़ लेगा उसको, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसको हीट करना चालू कर दिया, समझ में आया क्या, ओके। जब हीट करोगे तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, हीट करोगे तो क्या होगा, तो डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा उसका, है कि नहीं यार, ठीक है। यू अंडरस्टैंड कि ये डोमेन का मतलब क्या है, कि यहाँ पे क्या है, 10,000 आटम एक साथ नीचे देख रहे हैं, इसको हीट करूंगा तो थर्मल एक्शन बढ़ेगा, तो टूटेगा तो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ, समझ में आया ना। तो हमने बोला कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, क्यूरी का टेम्परेचर क्या है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर योर फेरो विल बिकम पैरा, इट बिकम्स पैरा, ठीक है, फेरो बिकम्स पैरा, वो टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग क्यूरीज टेम्परेचर, समझ में आया क्या। मतलब अगर तूने इसको हीट कर दिया फॉर आयरन 770, इसको 770 में हीट कर दे, ठीक है, तो पहले जो एकदम फटाक से जाके चिपक रहा था, ठीक है, अभी वो चिपकेगा नहीं, इट विल लूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब इट विल वीकली अट्रैक्ट, मतलब वजन भी तो है, ठीक है। तो तुम वीडियो में देखोगे तो क्या दिखेगा, एकदम आयन एकदम गर्म है, 770 के बाद इट स्टॉप्स चिपकोफाइंग द बैटरी, तो सॉरी द मैग्नेट, तो इसका मतलब क्या है कि फेरो था पहले, बट 770 का क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया पैरा, ठीक है, समझ में आ गया। और पैरा बना तो उतना ज्यादा जोर से अट्रैक्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। तो अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है, देखो, मतलब शायद तुम्हारे फील्ड में भी आ जाए, मेरे फील्ड में भी आया था जस्ट, हाँ सॉरी, हाँ या इट्स रिवर्सिबल, और कूल करने पे वापस आते हैं, ठीक है, ओके। यस, इट लूजेस, इट बिकम्स फ्रॉम फेरो इट बिकम्स पैरा, ठीक है, इट्स टेम्परेरी, ठीक है, ओके। बिकॉज इतना अभी तुमने उतना हीट कर दिया कि भाई उसका पूरा आयन से कुछ और ही बन गया, मतलब राख हो गया, ऐसा वैसा कर दिया तो अलग बात है भाई, ठीक है, समझ में आया ना। अभी 770 तक भी वो आयन का प्रॉपर्टीज रिटेन करता है, तो कूल करेगा तो फिर से आयन बन जाता है, मतलब, ठीक है, तो अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी पे आ जाएगा, तो यस, मतलब इट कम्स बैक, ओके, ठीक है। वैसा भी नहीं कर रहे हम लोग, तो हाँ, तो फेरो तो ये इसको टीसी बोलते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर, समझ में आया क्या, ओके। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आफ्टर इट हैज बिकम पैरा विल, क्या बोलते हैं, दिस लॉ इज एप्लीकेबल, पैरा बनने के बाद तो एप्लीकेबल है यार, ठीक है। तो जब ये पैरा, तो कभी कभी क्या करते हैं बुक्स में, दे राइट ऐसे, काय इज फॉर फेरो के लिए काय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टीसी लिख देते हैं लोग, बेसिकली वो बोल रहे हैं कि जब तुम कन्वर्ट हो गया उसके बाद तुम्हारे पे एप्लीकेबल है। और एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आ गया था कि ये इससे 4 ऑप्शन दिया था, क्यूरीज लॉ इज एप्लीकेबल टू, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकंड बोला कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, थर्ड बोला कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, और फोर्थ दिया बी एंड सी बोथ, सब लोग बी एंड सी लिख रहे थे, गलत है, आंसर पैरा है। क्यूरी लॉ है ही नहीं फेरो के लिए, फेरो के लिए है क्या लॉ, लिख देते कन्वर्ट होने के बाद, समझा क्या, वो तो लिख दिया तुमने, मतलब समझे कि नहीं, बट वो बना तो पैरा पे एप्लीकेबल हुआ है ना, समझ में आ रहा है क्या। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू,
इट्स नॉट एप्लीकेबल, सिंपल, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पैरा। हम लिख देते हैं लॉ अपने हिसाब से क्योंकि हमको पता है कि एक टेम्परेचर के बाद फेरो पैरा में कन्वर्ट होता है, तो उसके बाद हम ये लॉ अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोस मटेरियल विच इज पैरा। समझ में आ गया? आई गेट द पॉइंट। टीसी के बाद का टेम्परेचर ले रहे हैं उसके ऊपर। एनी क्वेश्चन एनीवन? समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, इट इज दिस इज अ रॉन्ग आंसर, लिख के बता देना, मतलब फिर भी मैं इतना बता रहा हूँ, फिर कोई ना कोई लिख के आ ही जाएगा, ठीक है। यू सी दैट कि ऐसे ये बहुत कॉमन है, मतलब ऐसे लिखना, इसका मतलब ये नहीं कि कहते फेरो के लिए एप्लीकेबल है पैरा के लिए। एनी क्वेश्चंस? पक्का? अच्छा, लास्ट हिस्टेरिसिस लूज। Hysteresis loop is basically, it will show you कि how it is actually graph of B versus H. Okay, and we will show you one cycle of biodigestion and debiotics. Graph is something of this sort. ऐसा कुछ तो ग्राफ बनता है अभी, something of this sort. अभी I'm not a good drawing person, तो इमेजिन करो ऐसा भी ड्राइंग बनता है कि समझ लो हम पॉइंट ओ से शुरू कर रहे हैं, ओके, और हमने क्या किया कि H मतलब एक्सटर्नल फील्ड, राइट, तो आई एम स्टार्टिंग टू इंक्रीज द एक्सटर्नल फील्ड, ओके, तो एज आई इंक्रीज द एक्सटर्नल फील्ड व्हाट आई ऑब्जर्व कि जो इंटरनल फील्ड B आल्सो इंक्रीजेस, व्हिच विल हैपन, इजंट इट? ओके, जैसे बाहर की फील्ड बढ़ा तो अंदर का फील्ड बढ़ रहा है। हाउएवर दिस हैपेंस ओनली अप टू अ सर्टेन पॉइंट। ऐसा नहीं कि तुम एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते रहोगे और जो मटेरियल है वो भी अपना खुद का फील्ड बढ़ा जाएगा। मटेरियल का खुद का भी क्या लिमिटेशन है, ठीक है। तो एक लिमिट के बाद इवन इफ यू इंक्रीज योर एक्सटर्नल फील्ड देयर इज नो चेंज इन इंटरनल फील्ड। इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट के बाद कितना ही एक्सटर्नल फील्ड बढ़ा दो तुम, नथिंग विल हैपन टू इंटरनल फील्ड। समझ में आएगा? तो मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिज्म तुमको मिल चुका है, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, बोला मैक्सिमम मिल गया, निकालते इसको, ठीक है। तो आई स्टार्ट डिक्रीज द एक्सटर्नल फील्ड, समझा? ऐसे मतलब पहले समझो 0 1 2 3 10 तक गया मैं, 10 के आगे कुछ करने से फायदा नहीं हो रहा है, तो अब रेड्यूस करो 10 से 9 8 ऐसे वापस 0 पे आया, तो आई एम रेड्यूसिंग द फील्ड। तुम्हारा रियलाइज जैसे से H कम कर रहे हैं वैसे से B भी कम हो रहा है, ओके। हाउएवर जब मैंने पूरा H निकाल दिया, बाहर की फील्ड निकाल दी, ठीक है, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या था कि B भी निकल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत फील्ड जो मटेरियल रिटेन कर लेता है, समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं R। जो OR है इसको बोलते हैं हम रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, ओके, या इसको रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, बचा कुचा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाहर का फील्ड निकालने के बाद भी खुद का फील्ड रखा हुआ है इसने, समझा क्या? तो लेट्स से बाहर का फील्ड निकाल दिया, सब हो गया, ये इसमें फिर भी 2 टेस्ला बचा हुआ है। अगर मुझे वो रेसिडुअल फील्ड पे निकालना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। जो फील्ड में दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो इंक्रीज, लेट्स से इनिशियली इस तरफ मैंने फील्ड लगाया था और मैग्नेटाइज कर दिया इसको, अब इसको निकाल दिया, फिर कुछ तो बच गया, तो अभी जो बचा हुआ निकालना है तो क्या करूंगा, उल्टा फील्ड लगा दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, समझ में आया क्या? तो व्हेन आई स्टार्ट डूइंग दैट, व्हेन आई स्टार्ट पुटिंग H इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट आई रियलाइज कि यस जो रिटेंटिविटी है कम होते जा रहा है, और फाइनली एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव H, दिस बिकम्स कंप्लीटली जीरो। इस वैल्यू को बोलते हैं अपन कोएर्सिविटी। तो व्हाट इज रिटेंटिविटी? इट इज द मैग्नेटिक फील्ड रिटेन्ड इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ H एक्सटर्नल फील्ड। व्हाट इज कोएर्सिविटी? इट्स द रिवर्स फील्ड रिक्वायर्ड टू रिमूव द रेसिडुअल या रिटेंटिव फील्ड। चमका? तो ये दो टर्म तुमको बताना चाहिए था, सैचुरेशन पॉइंट बताना चाहिए, रिटेंटिव चाहिए, और ये समझा में आया क्या? सॉरी, बॉटम वाला अभी उल्टा, अभी तुमने यहाँ पे रुका ही नहीं, तो तुमने नेगेटिव फील्ड बात है क्या, तो क्या होगा, इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन, इजंट इट? तो और वहां पे ये उधर का सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है। और ऐसे करो वापस से फिर पीछे आओ तो यहाँ पे रिटेंटिविटी मिलेगा और चलते रहेगा, ठीक है। हाँ, या सिमेट्री होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ठीक है। और यू शुड नो वन मोर पॉइंट कि व्हेन यू गेट एरिया ऑफ दिस हिस्टेरिसिस लूप, it will be actually work done per volume या energy wasted, energy lost per volume है, ओके। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है, ये एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, इफ यू रीड थोड़ा गुड बुक्स, तो
ऐसे हाफ डी वेक्टर डॉट ई वेक्टर भी लिखते हैं मतलब, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है मतलब कि यहाँ पे बी और जो एच है वो वही रोल प्ले करते हैं जो डी और ई प्ले करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड रिमेंबर आई टोल्ड अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। मैंने के को भी इंक्लूड कर लो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाता है वो। जब भी मैंने ख्याल से डाइलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटेंस बताया था, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना। तो वहां पे मिलता है कि या तो क्यू ऑल लिखो या तो फिर क्या बोलते हैं, है ना। तो इफ यू गो बैक टू द लेक्चर वहां पे डी वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बस के टाइम्स ई वेक्टर ऐसा कुछ उसका डेफिनेशन होता है, ओके। तो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज डी डॉट ई ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इफ यू कैन रीड इरोडो उसमें दिख जाएगा तुमको सब, ओके। वैसे कुछ रोल यहाँ पे ये लोग भी प्ले करते हैं, समझ में आया क्या। तो छोड़ो ये सब, बट ये समझो कि बी डॉट एच मतलब यहाँ पे व्हेन यू डू एरिया अंडर द कर्व यू मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई, राइट। तो यहाँ पे जो एरिया है उसमें क्या होगा कि बी और एच मल्टीप्लाई होगा और जो प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को वो दे रहा है अपने को एनर्जी लॉस्ट पर वॉल्यूम। समझ में आया क्या। वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के चक्कर में कितना तुम्हारा क्या बोलते हैं एनर्जी लॉस्ट होता है। तो ये एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही तुम्हारा एनर्जी लॉस्ट पर वॉल्यूम हो जाएगा, जितना कम है उतना कम एनर्जी लूज कर रहे हो तुम। समझ में आया क्या, ओके। इफ आई आस्क यू you have to create permanent magnet versus you have to create an electromagnet, है ना। तुमको पता होना चाहिए कि परमानेंट मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो क्या होना चाहिए, रिटेंटिविटी कम होना चाहिए ज्यादा, वाट शुड बी लेस और ज्यादा लेस। मतलब तुमने इलेक्ट्रिसिटी चालू किया और मैग्नेटाइज हो गया और बंद किया तो मैग्नेटाइज है, तो क्या मतलब है, समझ में आ रहा। तो ओवर हैज टू बी लेस और परमानेंट में रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया क्या, ठीक है ना। ऐसे ही क्या बोलते हैं योर काय एंड म्यू शुड बी हाई हियर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे भी ऐसे, तो वो सब पता होना चाहिए मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेड है और परमानेंट में क्या प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेड है, समझा क्या, ओके। ऐसे ही व्हेन यू यूज द वर्ड हार्ड आयन वर्सेस सॉफ्ट आयन, ठीक है। तो इसमें भी हार्ड और सॉफ्ट का मतलब क्या है कि मैग्नेटिकली हार्ड मतलब इट इज रिटेंटिविटी इज हाई फॉर हार्ड आयन, ठीक है, एंड रिटेंटिविटी इज लो फॉर सॉफ्ट आयन। तो ग्राफ से भी समझ सकते हो मतलब कि अगर ओआर का वैल्यू बहुत ज्यादा मिल रहा है ग्राफ में तो वो हार्ड आयन है और ओआर का वैल्यू कम मिल रहा है तो वो सॉफ्ट आयन है। तो दो ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे इसमें हार्ड आयन कौन सा है सॉफ्ट आयन कौन सा है, यू शुड बी एबल टू गेट इट। समझ में आया क्या, एनी क्वेश्चंस, ठीक है। और क्या इसमें इसमें वो सब कॉन्सेप्ट भी लोग घुसा देते हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग वाला कॉन्सेप्ट एचएससी में दिया हुआ है कि इफ यू क्या बोलते हैं आयन एक आयन का स्फीयर बना दिया तुमने तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर घुसेंगे नहीं। जस्ट लाइक योर फैराडेज केज या कॉन्सेप्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट इन मैग्नेटिज्म आल्सो। समझ में आया क्या, ठीक है। तो बट ये सब टर्म्स तुमको पता है क्योंकि यू कैन इजीली टैकल इस चैप्टर के क्वेश्चंस। एनी डाउट्स हियर, थोड़ा थियरी था बट वी आर डन विद दिस, ओके।